हेलो नमस्कार गाइज, कैसे हो आप सब? उम्मीद करेंगे बस मजे में हो। मैं भी बिल्कुल मस्त मजे में। तो आपने कल नाइन्थ चैप्टर देखा होगा, और उसी में अब आज आगे 10वां चैप्टर पढ़ेंगे, कार्य और ऊर्जा। क्या? कार्य और ऊर्जा। कार्य और ऊर्जा देखना किस प्रकार है। तो पहले देखो, कार्य कहते किसे। अब कार्य, कोई भी गतिविधि करते हैं तो उसे में हमारी एनर्जी नष्ट होती हो तो उसे हम क्या मान सकते हैं? कार्य मान सकते हैं। मान लो कि हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहे हैं, तो उसको चलने के लिए भी कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट, किसी सामान को इधर से उठाकर दूसरी तरफ रखने पर भी एनर्जी। इसे हम नॉर्मली दैनिक जीवन में बोल देते हैं कि कार्य किया गया। लेकिन विज्ञान में कार्य की परिभाषा अलग है। विज्ञान में कार्य किसे माना गया कि जब आप किसी वस्तु को उठाने में बल लगा रहे हो और कुछ विस्थापन तय कर रहे हो, तो विज्ञान उसी को बल इंटू विस्थापन, यानी कि लगाए गए बल और बल के द्वारा जो भी विस्थापन हुआ, इन दोनों के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। तो देखना, सभी जीवों या सभी सजीव जो भोजन की आवश्यकता सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। जीवित रहने के लिए सजीवों को अनेक मूलभूत गतिविधियां करनी पड़ती है। इन गतिविधियों को हम जैव प्रक्रम कहते हैं। इन प्रक्रमों के लिए ऊर्जा भोजन से प्राप्त होती है। कुछ क्रियाकलाप जैसे खाना, खेलना, जो भी है, गाना, इनके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब आता है कार्य। दैनिक जीवन में जिस रूप में कार्य शब्द का प्रयोग किया जाता है, विज्ञान उसे कार्य के रूप में नहीं लेती। अगर मान लो आप किसी भी बड़े सामान को सर पर उठाकर खड़े हो, तो इसका मतलब आप कार्य कर रहे हो? नहीं, विज्ञान की लैंग्वेज में इसे कार्य नहीं बोला जाता। आगे, विज्ञान हम विज्ञान में जिस प्रकार कार्य शब्द का अर्थ समझते हैं, उस रूप में इस स्थिति में कार्य नहीं किया गया है। यानी अगर आप किसी भी वस्तु या किसी भी कठोर से कठोर, हार्ड से हार्ड कार्य को, यानी किसी भी सामान को लेकर खड़े हो, तो इसका मतलब कोई कार्य नहीं कर रहे हो। अब कार्य की संकल्पना विज्ञान के अकॉर्डिंग क्या है? विज्ञान के अनुसार किसी सतह पर रखे एक गुटके को धकेले, गुटका कुछ दूरी तय करता है। आपने गुटके पर कुछ बल लगाया और गुटका विस्थापित हुआ, तो इसे इस स्थिति में विज्ञान क्या कहता है? कार्य किया गया है। उसके अकॉर्डिंग आगे, एक पुस्तक को किसी ऊंचाई तक उठाए, तथा ऐसा करने के लिए को आपको बल लगाना पड़ेगा। वस्तु वस्तु ऊपर उठती है। पुस्तक पर एक बल लगाना लगाया था, तथा पुस्तक गतिमान हुई, इसलिए कार्य किया गया है। उपरोक्त स्थिति में या दोनों दशाओं में होना आवश्यक है। यानी कौन कौन सी दो आवश्यक दशाएं होती है कार्य के लिए? कार्य के लिए दो स्थितियां होती है। पहली, किसी वस्तु पर बल लगाना होता है। किसी वस्तु पर बल लगाना होता है, और बल लगाओ तो क्या होगा? विस्थापन भी होगा। दूसरा, बल के अनुसार बल के अनुसार अनुसार या अकॉर्डिंग विस्थापन भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? विस्थापन। दोनों ही स्थितियां आवश्यक है, तो हम कह सकते हैं क्या कार्य किया गया है। उसी के आगे हम देखेंगे कि दो स्थितियां, वस्तु पर बल लगना चाहिए तथा वस्तु विस्थापित भी होनी चाहिए। दोनों में ही स्थितियों में से एक भी स्थिति अगर शून्य होती है, तो किया गया कार्य क्या लिया जाएगा? जीरो लिया जाएगा। आगे देखो, एक नियत बल द्वारा किया गया कार्य। जब जब बल किसी विस्थापन की दिशा में लग रहा हो, तो मान लीजिए किसी वस्तु पर एक बल, नियत बल F कार्य करता है, और वस्तु की दिशा में विस्थापन S होता है, तो मान लीजिए W किया गया कार्य है। कार्य की परिभाषा से कार्य किसे कहते हैं? किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है और बल के अनुसार कोई वस्तु विस्थापित होती है, तो बल और विस्थापन के गुणनफल को क्या कहते हैं? कार्य। तो कार्य की परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। दूसरी बात दूसरी बात की, बल का गणितीय रूप किस प्रकार लिया जाता है? अगर मान लो कि ये कोई पदार्थ है। ये क्या है? कोई पदार्थ है। इस पदार्थ को खींचना है, समझ आ रहा है, या धकेलना है। इस प्रकार प्रकार पदार्थ को मैंने धकेला है, और ये यहाँ पर पहुंच चुका है। क्या? ये यहाँ पर पहुंच चुका है। इस पदार्थ को मैंने धकेला है और ये यहाँ पर पहुंचा है। समझ आ रहा है? तो क्या करते हैं, अगर विस्थापन कितना हुआ, विस्थापन की बात कर ली जाए, तो एस विस्थापन हुआ। समझ आ रहा है? एस विस्थापन हुआ। और दूसरी बात, इस पर मैंने कोई बल भी लगाया। वो कौन सा लगाया? एफ बल लगाया, जिससे एस विस्थापन हुआ, तो किया गया कार्य। तो कार्य की संकल्पना से दोनों स्थितियां हुई है। कार्य की संकल्पना से क्या हुआ? हम क्या कह सकते हैं? किसी वस्तु को डब्ल्यू कार्य किया गया, जिससे, यानी बल इंटू
विस्थापन को किया गया कार्य कहते हैं, बल इंटू विस्थापन, यही कहते हैं। कार्य को W से लिया जाए, बल को F से लिया जाए और विस्थापन को S से लिया जाए। समझ आ रहा है? तो ये क्या होगा, मूल रूप में किया गया कार्य क्या होगा, W बराबर Fs हो जाएगा। समझ आ रहा है? उसी में आगे, किसी वस्तु पर लगने वाले बल द्वारा किया गया कार्य परिमाण तथा बल की दिशा में चली गई दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य में केवल परिमाण होता है और उसकी दिशा नहीं ली जाती। कार्य क्या होता है, एक अदिश राशि होता है। अब बात कर ली जाए 1 न्यूटन या एक कार्य की, यानी सॉरी, कार्य को किसे लिया जाता है, कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल। अब 1 जूल की परिभाषा बतानी है आप। अगर किसी वस्तु पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और किसके विस्थापन भी 1 मीटर हो तो उसे क्या कहते हैं, 1 जूल। किसी वस्तु द्वारा पर 1 न्यूटन बल लगाया जाए और उत्पन्न विस्थापन भी 1 मीटर हो तो उसे 1 जूल कार्य कहा जा सकता है। उसी के अकॉर्डिंग अब एक उदाहरण है यार, उदाहरण इसी पर बेस पर है। किसी वस्तु पर 5 न्यूटन बल लग रहा है और विस्थापन 2 मीटर है तो किया गया कार्य क्या, 5 न्यूटन तो क्या लग रहा है बल, और विस्थापन कितना है 2 मीटर, तो क्या होगा कार्य, तो 5 दूना 10 जूल क्या हो जाएगा कार्य। आगे कंटिन्यू देखो, एक प्रश्न भी आया है, 7 न्यूटन का बल लगता है और विस्थापन कितना होता है 8 मीटर, तो 7 8 कितना होता है 56, तो किया गया कार्य कितना होगा 56 जूल, और कार्य को हम जूल से लेते हैं। आगे देखना, आगे देखना आप, एक अन्य स्थिति पर भी विचार करते हैं, बल तथा विस्थापन एक ही दिशा में है तथा बचा तो कार्य धनात्मक। बल और विस्थापन एक ही दिशा में है, मान लो बल भी इस दिशा में लग रहा है और विस्थापन भी इसी दिशा में हो रहा है, तो कार्य वृत्त क्या होगा, धनात्मक। समझ आ रहा है? और एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो रहा है, बल इस तरफ लग रहा है और बल तो इस तरफ लग रहा है और विस्थापन इस तरफ हो रहा है, तो डब्ल्यू बराबर क्या होगा, ऋणात्मक। समझ आ रहा है? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, धनात्मक ऋणात्मक वाली बातें भी। आगे देखेंगे, कार्य बल द्वारा विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है, किया गया कार्य धनात्मक होगा, यानी बल की दिशा में तो धनात्मक और बल के विपरीत दिशा में ऋणात्मक। अब एक स्थिति पर विचार कीजिए, एक वस्तु समान वेग से किसी नियत दिशा में गति कर रही है और उस पर विपरीत दिशा में एक अवमंदक लग रहा है, दोनों ही दिशाओं में 180 डिग्री का कोण बनता है, तो एस द्वारा विस्थापन के पश्चात रुक जाती है, तो एफ द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक माना जाएगा। जब आप जब बल विस्थापन की दिशा के विपरीत दिशा में लगता है तो कार्य ऋणात्मक होगा और समान दिशा में लगता है तो कार्य धनात्मक होगा। ये थी कार्य की अकॉर्डिंग। अब क्या रहेगा, एक और एग्जाम्पल पूछा गया है 11.2। तो एग्जाम्पल में क्या है, कोई कुल्ली 15 किलो वजन कोई कुल्ली 15 केजी का बोझ धरती से 1.5 मीटर क्या करता है, 1.5 मीटर ऊपर उठाकर सिर पर रखता है, तो उस पर किया गया कार्य कितना होगा, तो वही बल इंटू विस्थापन। कोई कुल्ली है, वजन रखता है कितना, 15 केजी, 15 केजी, तो नीचे की तरफ हमने गुरुत्वाकर्षण बटा कितना लगेगा mg, तो 15 तो है, जी का मान 10 और उसका मान कितना लेंगे 10, तो कितना होगा 150। ये तो भार के बराबर होगा, भार किसमें लिया जाता है, न्यूटन में। ये बल लगेगा और विस्थापन कितना है, एस कितना है 1.5, तो वही कार्य की परिभाषा से डब्ल्यू बराबर एफ एस, एफ कितना है 150 इंटू 1.5, पॉइंट हटाते नीचे 10, 10 से 1 जीरो, 55 यानी 225 जूल क्या आ जाएगा, किया गया कार्य आ जाएगा। समझ में आ रहा होगा? तो पहला वर्ग का काम तो हो गया, धनात्मक कार्य ऋणात्मक कार्य, कार्य की परिभाषा कौन सी दो स्थितियां काम में लेनी है और कार्य का विज्ञान के रूप में संकल्पना। अब कुछ क्वेश्चन है, हम कब कहते हैं कि कार्य किया गया, कार्य कार्य किया गया, दो स्थिति हम कहते हैं, एक तो बल लगना चाहिए, दूसरा विस्थापन होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल इसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य का व्यंजक, तो कार्य का व्यंजक क्या आएगा, अभी निकाला था, डब्ल्यू बराबर एफ एस, 1 जूल कार्य। अगर एक बल कितना लग रहा है,
बल बराबर यानी F इजिकल टू 1 न्यूटन और एस इजिकल टू 1 मीटर है, तो किया गया कार्य क्या होगा, कार्य बराबर W इजिकल टू एफ एस और W इजिकल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, तो W इजिकल टू 1 जूल आएगा। कार्य कितना होगा, 1 जूल कार्य कह सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग बेलो की एक जोड़ी खेत जोतते समय हल पर 140 न्यूटन बल लगाती है। जोता गया खेत एक यानी 15 मीटर लंबा हो तो खेत की लंबाई निकालिए, यानी किया गया कार्य निकालिए। अगर क्या बात कर ली जाती है कि बल कितना लग रहा है 140 न्यूटन और कितना मीटर लंबा है खेत 15 मीटर, तो इसको गुणा करो, 15 चौक 60, 60 की जीरो हासिल 6, 15 और 6 कितना हो रहा है 21, तो किया गया कार्य 2100 जूल होगा। 2100 जूल को हम किलो जूल में परिवर्तित करते हैं, किलो जूल में परिवर्तित करने के लिए 1000 का भाग दे दो, 2.1 किलो जूल। समझ में आ रहा है। अब आगे हम पढ़ेंगे किसके बारे में, एनर्जी के बारे में। इतनी देर क्या कार्य के बारे में पढ़ा, तो अब ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। और कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। अब क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा। और ऊर्जा किसे कहते हैं, कार्य करने की दर, यानी कि इस स्पीड से आप कार्य कर रहे हो, कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो अब ऊर्जा के बारे में, दिन प्रतिदिन जीवन यानी दिन प्रतिदिन ऊर्जा के बिना जीवन असंभव है। ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। उसके आगे ऊर्जा शब्द का प्राय हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, शब्द का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में होता रहता है, किंतु विज्ञान में इसका एक निश्चित परिशुद्ध अर्थ है। क्या है परिशुद्ध अर्थ, उसके बारे में भी देखेंगे। मोल आकर किसी वस्तु के लिए ऊर्जा यह है, वापस देखो, जो वस्तु कार्य करती है उसमें ऊर्जा की हानि होती है और जिस वस्तु पर कार्य किया गया है उसमें ऊर्जा की वृद्धि होती है। जिस वस्तु द्वारा कार्य किया गया उसमें तो ऊर्जा की हानि होगी और जिस वस्तु पर किया गया उसमें क्या, ऊर्जा की वृद्धि होगी। अब उसके बाद यानी ऊर्जा पहली वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होती रहती है। दूसरी ऊर्जा क्योंकि कुछ ऊर्जा ग्रहण करती है तथा कुछ कार्य कर सकती है और इसके प्रकार गति में आ सकती है। इसी प्रकार हम वस्तु में कार्य करने की क्षमता, इसका अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु जिसमें ऊर्जा है वह कार्य कर सकती है। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा। और जिस वस्तु में ऊर्जा होती है वही कार्य कर सकती है। इसी प्रकार किसी वस्तु में निहित ऊर्जा को उसके कार्य करने की क्षमता के रूप में लिया जाता है। इसलिए ऊर्जा का मात्रक वही है जो कार्य का मात्रक है। ऊर्जा का मात्रक भी क्या होता है, जूल ही होता है। क्या होता है, जूल। अब उसके बाद आगे देखो, जिसे जैसे दर्शाया जाता है, 1 जूल कार्य के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा 1 जूल होती है। कभी कभी ऊर्जा के बड़े मात्रक या किलोजूल का भी उपयोग किया जाता है। 1 जूल बराबर 1000, 1 जूल बराबर 1/1000 किलोजूल, यानी 1 किलोजूल बराबर 1000 जूल होता है। अब है ऊर्जा के रूप। अब ऊर्जा कितने प्रकार की होती है, ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। एक कौन सी होती है, गतिज ऊर्जा। कौन सी, गतिज ऊर्जा। और दूसरी स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। तो देखना किस प्रकार है गतिज ऊर्जा। और अब गतिज ऊर्जा की परिभाषा देखो, किसी वस्तु की गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा, जिसे काइनेटिक एनर्जी इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा अनेक रूपों में विद्यमान होती है, स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा और प्रकाशीय ऊर्जा। अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में देखते हैं। एक चलती हुई वस्तु कार्य कर सकती है, एक तेज चली वस्तु इसकी अपेक्षा धीमी गति से चली हुई वस्तु से अधिक कार्य कर सकती है। एक गतिशील गोली बहुत अधिक, या बहती हुई हवा, घूमता हुआ पहिया, गतिशील पत्थर, ये सभी क्या कार्य कर रहे हैं। अब है गिरता हुआ एक नारियल गतिशील का, लुढ़कता हुआ पत्थर, उड़ता हुआ हवाई जहाज, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ खिलाड़ी भी गतिज ऊर्जा विद्यमान है। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी गति के कारण निहित ऊर्जा, किसी वस्तु में इसकी गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहलाती है। अब हम गतिज ऊर्जा के बारे में देख रहे हैं कि गतिज ऊर्जा कब कह सकते हैं,
तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक भी निकालेंगे, यानी मैथमेटिकल रूप में गतिज ऊर्जा परिभाषा तो हमने देख ली। तो अब अगर मान लीजिए कि इस प्रकार एक नियत बल F विस्थापित किया रहा है और उससे विस्थापन S हो रहा है, तो किया गया कार्य W बराबर Fs के बराबर होगा वस्तु पर किए गए, यानी किसी मान लेना है आपको किसी वस्तु पर बल F लग रहा है जिससे उसका विस्थापन S हो रहा है, तो किया गया कार्य क्या होगा, W इज इक्वल टू Fs। समीकरण 1 दे देना है। उसी के आगे क्या करते हैं, गति के तीसरे समीकरण से गति सॉरी गति के तीसरे समीकरण से क्या होता है, गति का तीसरा समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। अब यहाँ से हम विस्थापन निकाल लेंगे, क्या निकालेंगे, विस्थापन एस। एस इज इक्वल टू क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। समझ आ रहा, समीकरण 2 बल की परिभाषा से बल की परिभाषा क्या कहती है, F इज इक्वल टू एम। तो ये समीकरण 3, समीकरण 2 व 3 से मान रखना है किसमें, समीकरण 1 में। समीकरण 2 व 3 से मान किसमें रखना है, समीकरण 1 में। तो देखना W इज इक्वल टू F की जगह M में रख देना यहाँ से, इंटू S की जगह क्या रख देना है, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब गुणा में होती है तो ऐसे निकाल देना है। W इज इक्वल टू क्या होता है, M वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2, यही होता है। अब हम लेते हैं साइड में W इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले आओ, M है तो M को लिख दो, कोष्टक में क्या लिखोगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब ये आएगा आपका कार्य किस कंडीशन में, जब दोनों वेग दे रखे हो। अब जब कोई वस्तु विराम अवस्था में से स्टार्ट होगी तो वह क्या करेगी, प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0। तो विराम अवस्था से स्टार्ट होगी तो किया गया कार्य कितना होगा, 1/2 mv²। और हम क्या कहते हैं, किया गया कार्य या कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। तो E के इज इक्वल टू W इज इक्वल टू 1/2 mv², ये होगा काइनेटिक एनर्जी। और मात्रक तो आपको बताइए जूल। अब इसी के आधार पर क्या है, आपका क्वेश्चन भी दे रखा है तो आपको ये समझ में आया होगा। अब इसी के आधार पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 15 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु जिसमें 4 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको देखना है, गतिज ऊर्जा 1/2, 15 केजी की वस्तु है तो 15 केजी लिखो, 4 मीटर प्रति सेकंड है तो इसका वर्ग करना है, 4 का वर्ग कितना 16 होता है, 2 का भाग देने पर 8, 15 8 120, तो 120 जूल क्या जाएगी गतिज ऊर्जा। आगे एक एग्जांपल और दे रखा है, किसी कार का द्रव्यमान 1500 केजी है, कार का द्रव्यमान कितना है 1500 केजी। फिर उसके बाद जिसमें उसका वेग 30 किलोमीटर प्रति घंटे से 60 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाता है, यानी दोनों वेग दे रखे 30 किलोमीटर से 60 किलोमीटर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको चेंज करना है, किसमें चेंज करना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में, 30 इंटू 5/18 मैंने पहले बताया था आपको, 5/18 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो फिर भाग नहीं जा रहा है, इसको देना है 60 इंटू 5/18 से। तो ये तो हुआ 6 5 तरी 15, 150/18। और दूसरा कितना हुआ 6 30, 300/18। तो फिर देखना क्या होता है, मान रख दो 1/2 1500 केजी की वस्तु है, 1500 इंटू कोष्टक में वही यहाँ से दोनों वेग दे रखे हो तो ये फॉर्मूला लगेगा, 300/18 का वर्ग माइनस 150/18 का वर्ग। तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे 300 का वर्ग कितना होता है, अरे 300 इसमें भाग भी दे सकते हो, इसमें 9 बार जाएगा, इसमें 150 बार जाएगा, फिर 150 में किसका जाएगा, 3 का जाएगा, इसका 3 का कितनी बार जाएगा, 9 में 3 बार, इसमें 5 बार, 50/3 आ गए, 50 का 2500 हो जाता है बटे हुए 9। और इसमें डायरेक्ट दे दो, आप किसका दोगे, 6 का, 6 दूना 12,
3 बच गए, 6 पंजा की 30 और 6 3 18। इसमें कितना आया 25। 25 का स्क्वायर 625 बटे हुए 3 का स्क्वायर 9। दोनों का लेसे सेम है, 9 9 आ रहा है, तो इसमें से ये घटाओ कितना आ रहा है। आपको 500 घटाओगे 2000, 2000 में से 1000 कहता है तो 1900, 1875, 1875 तो शेष बचते हैं बटे हुए 9 इंटू 1500 बटे हुए 2। 2 का भाग देने पर 1500 750 है, 750 इंटू 1875 बटे हुए 9। अब 9 का भाग देना है, कितनी बार जाएगा 775 में जा रहा है क्या 9 का भाग, 9 दूना 18 नहीं जा रहा है, तो आप 3 का भाग दो ना, 3 बार जाएगा। इसमें कितनी बार जाएगा 3 दूना 6, 5 250 बार। फिर किसका भाग दोगे, फिर किसका भाग दोगे, किसमें जा रहा है 9 और 5 यानी 1800 में जा रहा है क्या, बिल्कुल जा रहा है 3 का भाग। तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा 6 3 18, फिर 6 दूना 3 दूना 6, फिर 5 625 बार जाएगा। फिर आपको 625 को गुणा कर देना है किसे 250 से, 1 जीरो का 1 जीरो 25 पान 125, फिर हासिल 25 पान 125 हासिल 12। फिर कितनी बार 25 दूना 50, 60 62 का 2 हासिल 6, 25 छक्के 150, 150 से 156, तो कितना आ रहा है, तो इसका आंसर आएगा 1,56,250 जो कि हमारा आ चुका है। तो इस प्रकार के कुछ एग्जाम्पल है, आगे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है वो भी सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये न्यूमेरिकल सवाल आने वाले पार्ट है, इनमें से ही आएंगे। गतिज ऊर्जा के बारे में आप देख रहे हो कंटिन्यू, आगे वाला चैप्टर आगे वाला वो उदाहरण देखना देखें, फिर इसके बाद स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। आगे वाला एग्जाम्पल है, डायरेक्ट प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। पहला है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या है, किसी वस्तु में गति के कारण उसमें निहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा कहते हैं। उसके आगे दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है, किसी वस्तु में गतिज ऊर्जा के व्यंजक व्यंजक अभी उत्पन्न किया था ई के बराबर 1/2 mv स्क्वायर। और उसके आगे है तीसरा सवाल क्या पूछा है, 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिशील एम द्रव्यमान की वस्तु का गतिज ऊर्जा दे रखी है। गतिज ऊर्जा कितनी दे रखी है 25 किलो जूल, और 1/2 mv स्क्वायर। वी दे रखा है कितना, वी दे रखा है 5, तो उसका क्या द्रव्यमान निकालना है आपको, उसका द्रव्यमान निकालना है 1/2 m, कितना दे रखा है 5, 5 का स्क्वायर करने पर, तो इस तरफ भेजते पर ये गुणा में आएगा 25 इंटू 2 50, 50 बटे 25, द्रव्यमान कितना आ जाएगा 2 kg। कितना आसान क्वेश्चन है। उसके बाद आती है स्थितिज ऊर्जा, क्या आ जाती है स्थितिज ऊर्जा, तो देखना आप स्थितिज ऊर्जा के बारे में। स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या है देखें, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन के कारण या किसी वस्तु की स्थिति में या आकार में परिवर्तन के कारण जो ऊर्जा नष्ट होती है उसे क्या कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। तो स्थितिज ऊर्जा के बारे में तो आप देखना, किसी वस्तु के या किसी वस्तु को स्थानांतरित की गई ऊर्जा उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहती है यदि वस्तु की चाल या वेग में परिवर्तन करने के लिए उपयोग में नहीं ली आती है। अब आप क्या देखें, किसी वस्तु पर किए गए कार्य के कारण उसमें जो ऊर्जा संचित होते हैं उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। अब है किसी वस्तु या ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा, किसी ऊंचाई पर वस्तु की स्थितिज ऊर्जा किस प्रकार होगी, या इससे पहले किसी वस्तु द्वारा इसकी स्थिति अथवा विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थिति और विन्यास में परिवर्तन, स्थिति एवं विन्यास में परिवर्तन के कारण उत्पन्न ऊर्जा या व्यय ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाएगी। अब आपको बोल दिया गया कि 1 इंच ऊंचाई तक उठाने पर
किसी वस्तु है m द्रव्यमान की, उसको h ऊंचाई तक उठाने के लिए किया गया कार्य है, तो यहाँ पर बल कितना लगेगा, mg लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल है। तो F इजिकल टू mg। समीकरण नंबर 1 विस्थापन, विस्थापन कितना हो रहा है, अरे विस्थापन S बराबर h। समीकरण 2 कार्य की परिभाषा से, कार्य की परिभाषा से क्या होगा, W इजिकल टू एफ एस। W इजिकल टू एफ का मान है mg, S का मान है s। तो स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आ जाएगा, किया गया कार्य mgh होगा, तो ये पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा ईपी के। तो इसी से हम कह सकते हैं कि स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh। अब इसके कुछ उदाहरण है जो कि देखना है आपको। पहला है 10 केजी द्रव्यमान की वस्तु को धरती से 6 मीटर, धरती से 6 मीटर 10 किलोग्राम की वस्तु को उठाया गया, तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जी का मान 9.8 लेना है, एम का मान 10 है, 9.8 ले लिया, 6 हाइट तक उठाया गया है, पॉइंट हटाते ही नीचे 10 आया, 10 से 10 और 6 से 8 छके 8 संग 48, हासिल 4, 9 चौक की 36, 9 पंजो 42, 2 चिंग 54, 54 और 4 58, 588 जूल क्या आ जाएगा, पहले का आंसर आ जाएगा। दूसरा इसी के अकॉर्डिंग, दूसरे में बोला गया 12 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु को धरती से एक निश्चित ऊंचाई तक उठाया गया, जिसके लिए स्थितिज ऊर्जा कितनी है, 480 जूल। अब हमें ऊंचाई नहीं दे रखी है, तो एम और जी का मान कितना लेने के लिए बोला है, जी का मान 10 लो, और द्रव्यमान कितना है 12 केजी, 12 इंटू 10 इंटू एच ऊंचाई तक उठाया गया है, एच का मान निकालना है, इसको पक्षांतर कर दो, इसके नीचे आ जाओ, 12 इंटू 10, 10 से 1 0, 12 चौक 48, ऊंचाई कितनी आई 4 मीटर। आगे हैं क्या, ऊर्जा के विभिन्न रूपों में परिवर्तन किया जा सकता है, तो इसके बारे में भी सुनो। हाँ, तो ऊर्जा को अनेक रूपों में स्थानांतरित किया जा सकता है, कि कहने का मतलब ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है, नहीं उत्पन्न किया जा सकता है, एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। इस नियम को ऊर्जा का संरक्षण नियम कहते हैं। और ऊर्जा सदैव अचल रहती है, कहने का मतलब ना तो कभी नष्ट होती है ना ही उत्पन्न होती है। अब आप विद्युत से बल्ब जलाते हो, इसका मतलब विद्युत ऊर्जा आपने दी है और प्रकाशीय ऊर्जा आपको वापस मिलेगी, इसका मतलब कन्वर्ट हुई ना एक रूप से दूसरे रूप में। इसी प्रकार ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। आगे हम देखेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम किस प्रकार कार्य करता है। तो ऊर्जा को नहीं तो नष्ट किया जा सकता, नहीं उत्पन्न किया जा सकता, तो देखो किस प्रकार क्या क्या होता है। तो इन दोनों जो भी व्यंजक निकाले थे हमने अभी, इन्हीं के द्वारा बनेगी, क्या होगा, और ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार हमने बोला है कि ऊर्जा को नहीं तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया जा सकता, ऊर्जा अचर है, कहने का मतलब ऊर्जा नष्ट नहीं होगी ना ही उत्पन्न होगी, ऊर्जा एक रूप जिस रूप में है उसी रूप के अकॉर्डिंग कार्य करेगी। तो देखना, गतिज ऊर्जा बराबर, गतिज ऊर्जा बराबर ई के बराबर 1/2 mv²। समीकरण 1 स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा इज इक्वल टू ई पी बराबर 1/2, यानी सॉरी mgh। समीकरण नंबर 2। तो हम क्या कहेंगे, कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल ऊर्जा को डेली से लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो डेली बराबर ई के या ई पी प्लस ई के, और ये किसके बराबर होगी, कांस्टेंट यानी अचर रहेगी, क्या रहेगी अचर। तो देखना, अचर इज इक्वल टू 1/2 mv² प्लस mgh, दोनों ऊर्जा, इसे ये ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम। उसी के अकॉर्डिंग आगे हैं कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, अरे कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं, कार्य करने की दर कार्य बटा समय, तो उसे शक्ति बोलेंगे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। मशीनें ऊर्जा का उपयोग करके रूपांतरण समान दर से करती है। उसके आगे एक शक्तिशाली व्यक्ति किसी दिए गए कार्य को अपेक्षाकृत कम समय में पूरा कर सकता है।
इसके लिए शक्तिशाली वाहन कम शक्तिशाली वाहन की अपेक्षा भी अधिक कार्य कर सकता है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या कहेंगे, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, या ऊर्जा रूपांतरण की दर शक्ति कहलाती है। कार्य करने की दर ले लो, कार्य करने की दर, कार्य करने की दर या ऊर्जा रूपांतरण की दर, ऊर्जा रूपांतरण, ऊर्जा रूपांतरण की दर क्या कहलाती है, शक्ति। शक्ति इज इक्वल टू क्या होगा, कार्य बटा समय। अरे यही होता है, P इज इक्वल टू W/T। आगे देखो, शक्ति का मात्रक वाट होता है, इसका प्रतीक डब्लू होता है। इसकी खोज जेम्स वॉट ने, जिनका जन्म हुआ 1636 से मृत्यु हुई थी 1819 के, सम्मान में रखा गया था। 1 वाट, अब 1 जूल ऊर्जा थी, उसी प्रकार 1 वाट शक्ति कब कह सकते हैं, जब किसी वस्तु पर किया गया कार्य 1 जूल हो तथा उसमें लिया गया समय कितना हो, 1 सेकंड हो, तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 जूल का यानी 1 वाट शक्ति खर्च हुई है या लगी है। हम ऊर्जा रूपांतरण के उच्च दरों को किलोवाट, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट, समझ में आ रहा है। किसी भी एजेंट करता शक्ति के समय या शक्ति के समय के साथ बदल सकती है, इसका अर्थ है अभिकर्ता विभिन्न समय अंतरालों में विभिन्न दर से कार्य कर सकता है। औसत शक्ति कुल उपयोग की गई ऊर्जा और कुल लिया गया समय क्या औसत शक्ति कहलाती है। अब आपको क्या पूछा गया है, 2 लड़कियों जिनमें प्रत्येक का भार है 400 न्यूटन और एक दूसरे को 8 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ती है, तो लड़की ए में ए हम एक लड़की का नाम ए दूसरे का बी रखते हैं, एक 20 सेकंड में चढ़ जाती है। बल बल दे रखा है, रस्सी पर चढ़ना है, एच कितनी दे रखी 8, एफ कितना दे रखा है 400। एक ए है जो कितने सेकंड में चढ़ जाती है 20 सेकंड में, और बी है जो 50 सेकंड में चढ़ जाती है। तो हमें क्या निकालना है, इनके शक्ति निकालनी है। शक्ति क्या होती है, कार्य करने की दर, और अगर ऊपर चढ़ेगी तो इसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, कार्य ऊर्जा के बराबर होती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, mgh/t। mg का मान कितना देर का, बल के बराबर 400, h का मान कितना है 8/t का मान पहली लड़की के लिए 20, यानी h का मान 8, 8 रखो ना। दूसरी के लिए 400 इंटू 8/50, कितना 50, 160 जूल यानी वॉट। जूल प्रति सेकंड को क्या कहते हैं, वाट। पहले के लिए ऊर्जा कितनी, ये, फिर 8×5 = 40, 8 वाट 64 वाट। दूसरी के लिए कितनी 64 वाट, और पहले के लिए कितनी आई, पहले के लिए आई है 160 वाट। तो लड़की ए द्वारा व्यय की गई शक्ति 160 है और लड़की बी द्वारा व्यय की गई शक्ति 64 है। तो आपके समझ में आ रहा होगा। फिर क्वेश्चन आंसर आए कि शक्ति क्या है, 1 वाट शक्ति, मैंने सब बता दिया। शक्ति कार्य करने की दर शक्ति कहलाती है। 1 वाट शक्ति अगर किया गया कार्य 1 जूल है तथा उसमें लिया गया समय 1 सेकंड है, तो कह सकते हैं 1 वाट शक्ति है। अब उसके बाद एक लैंप है 1000 जूल विद्युत ऊर्जा, 1000 जूल ऊर्जा दे रखी है, 10 सेकंड में व्यय करता है, तो उसकी शक्ति कितनी होगी, 1000/10। 1000 जूल विद्युत ऊर्जा, तो 1000/10 यानी 100 वाट। इसकी शक्ति क्या होगी, 100 वाट होगी। औसत शक्ति की परिभाषा कुल व्यय ऊर्जा अपॉन कुल लिया गया समय क्या होगा, औसत शक्ति होगी। अब है किलोवाट घंटा से तात्पर्य, तो किलोवाट घंटा को यूनिट से लेते हैं, और 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, आप देख लेना। 1 किलोवाट घंटा बराबर क्या होता है, 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट में 1000 वाट होते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, तो 36 इंटू 10 की घात 5, फिर इसको और छोटा कर दिया जाए तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 जूल पर सेकंड होगी, जूल सेकंड है, समझ में आ रहा है। तो ये 1 किलोवाट घंटा के बराबर होगी। अब इससे एक क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, 60 वाट का एक विद्युत बल्ब है, प्रतिदिन 6 घंटे, 60 वाट का बल्ब है और प्रतिदिन कितने 6 घंटे, तो बल्ब द्वारा एक दिन में
कुल कितने यूनिटों को खर्च किया जाएगा? तो 6×36 वोट ऊर्जा है वो खत्म होगी। सॉरी, ऐसा नहीं, 60 वोट। 60 वोट को पहले किलोवाट में बदलेंगे, तो 60 बटे हुए कितना, 1000। तो इसको कितने, 0.6 किलोवाट में परिवर्तित किया। फिर क्या करेंगे, इस 6 सेकंड का समय लेता है या 6 घंटे? 6 घंटे है तो घंटे से गुणा कर दो। 6 से गुणा करने पर 36.36 यूनिट निकालेगा प्रतिदिन, क्या, 0.36 यूनिट। तो उम्मीद करेंगे आपको चैप्टर समझ में आया होगा, वापस रिवीजन हो चुका है आपका। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर बात कर ली जाए तो पहला, किसी पिंड पर किया गया कार्य उस पर लगाए गए बल के परिमाण और बल की दिशा में उसके विस्थापन या तय की गई दूरी के गुणनफल के समानुपाती होता है। जैसे क्या कहते हैं, कार्य, कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य, एक जूल कार्य किसे कहते हैं? 1 न्यूटन बल किसी वस्तु पर लगाया जाता है और 1 मीटर की दूरी तय करती है, तो उसे क्या कहते हैं? 1 जूल। किसी पिंड का विस्थापन शून्य हो तो बल द्वारा उस पिंड पर किया गया कार्य भी शून्य होगा। विस्थापन शून्य है तो किया गया कार्य शून्य। अगर विस्थापन कुछ है, बल भी शून्य हो, तो यानी दोनों ही कंडीशन, बल और विस्थापन में से एक भी राशि शून्य हो तो किया गया कार्य शून्य होगा। यदि किसी वस्तु में कार्य करने की क्षमता हो तो क्या कहा जाता है? उसमें ऊर्जा है, और ऊर्जा का मात्रक वही होता है जो कार्य का होता है। कार्य का क्या होता है? जूल। किसी गतिमान पिंड में उसकी गति के कारण ऊर्जा को गतिज ऊर्जा कहते हैं। गति के कारण निहित ऊर्जा गतिज ऊर्जा कहते हैं, जिसका मात्रक यानी मात्रक वही जूल होगा, लेकिन उसका व्यंजक होता है 1/2 mv²। किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या आकृति में परिवर्तन के कारण प्राप्त ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा कहते हैं, जिसको mgh के द्वारा लिखा जाता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, केवल ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं विनाश। फिर प्रकृति में ऊर्जा विभिन्न रूपों में विद्यमान रहती है। गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। यानी गतिज, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कुल यांत्रिक ऊर्जा के बराबर होता है, डेल ई के बराबर। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? वोट होता है। 1 वोट बराबर है 1 जूल प्रति सेकंड। 1 किलोवाट की दर से 1 घंटे में व्यय हुई ऊर्जा को 1 किलोवाट घंटा या 1 यूनिट के बराबर लेते हैं। और आपको प्रश्नोत्तर वैसे आ रहे होंगे। और आज की क्लास को यहीं विराम की ओर ले जाते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते रहें। धन्यवाद।